ओके, तो अभी तक अपन ने इंडक्शन मोटर में क्या क्या देखा है. इंडक्शन मोटर, दीज आर दी कंटेंट्स ऑफ इंडक्शन मोटर. देन अपन ने एडवांटेजेस देखे थे इंडक्शन मोटर के. व्हाट इज इंडक्शन मोटर? इट इज़ अ मोटर विच कन्वर्ट electrical energy into mechanical energy by mutual induction. These are the advantages. Then this is the cross sectional view. then अपन ने definition देखी थी, questions देखे थे. why it is called induction motor, why it is called asynchronous motor, analogy with transformer, difference, why it is called singly excited. then we comes to its construction parts, stator and rotor, material, shape. then rotor two type, squirrel cage, slip ring. this is the squirrel cage with bars and rings. this is up your slip ring rotor, ये वाइंडिंग, स्लिप रिंग, ब्रशेज, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस. ठीक है, ये सब अपन पढ़ चुके हैं. देन लास्ट क्लास में अपन ने पढ़ा था प्रोडक्शन ऑफ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड. वी रिक्वायर 3 फेज टू 3 फेज वाइंडिंग्स. ओके, देन अ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस. देन अपन ने इसका मैथमेटिकली प्रूफ भी देखा था. ओके, यहाँ तक अपना हो गया था. नाउ नेक्स्ट, when a three phase winding are fed by 3-phase supply, a rotating magnetic field is produced. यही दो कंडीशन अपन के पास थी कि 3 phase वाइंडिंग होनी चाहिए और 3 phase सप्लाई होनी चाहिए. तो when 3 phase स्टेटर वाइंडिंग्स आर फेड बाय 3 phase supply, a rotating magnetic field is produced. when this rotating magnetic field passes through air gap, when this rotating magnetic field passes through air gaps, it comes in contact with the stationary rotor conductor. अब जब ये rotating magnetic field air gap के थ्रू रोटर के कंडक्टर, स्टेशनरी रोटर के कांटेक्ट में आता है, तो क्या होता है, ड्यू टू रिलेटिव वेलोसिटी ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है रोटर में भी. ठीक है. नाउ अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, देयर एन ईएमएफ इज इंड्यूस इन रोटर. As the rotor circuit is a closed circuit, a current flow in stationary rotor conductor. This current carrying conductor in the presence of magnetic field produce a torque and rotor start rotating in the direction of rotating magnetic field according to the Lenz law. The torque produces explained in the above figure. Okay, so अभी वही है अपना डायग्राम. क्या बोला है इसने कि यहाँ अपना स्टेटर था, स्टेटर को अपन ने 3 फेज सप्लाई दी. स्टेटर की जो वाइंडिंग्स है, ये स्टेटर की वाइंडिंग, ये 3 फेज 120 डिग्री डिस्प्लेस्ड वाइंडिंग है. इनकी जो वाइंडिंग है ये 120 डिग्री डिस्प्लेसमेंट में रखी गई है. जब ये दोनों कंडीशन मीट आउट होती है तो क्या होता है, एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा. ये रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे इस तरह से रोटेट करेगा. अभी आपका रोटर फर्स्ट पॉइंट कंप्लीटेड, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस. सेकंड क्या होगा, ये आपका जो रोटर है अब ये स्टेशनरी है, ये रोटर आपका स्टेशनरी है. रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से रोटेट हो रहा है, तो यहाँ पे रिलेटिव वेलोसिटी होगी, तो क्या होगा, रोटर के अंदर भी एक करंट प्रोड्यूस होगी, एक ईएमएफ इंड्यूस होगा. सेकेंड पॉइंट कंप्लीट. नाउ थर्ड पॉइंट क्या कहता है, वेन एवर अ करंट कैरिंग कंडक्टर, ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड. वेन एवर अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, देन a force is induced in that conductor that tends to rotate the conductor in the direction of magnetic field. यानी कि क्या कह रहा है कि जब भी करंट कैरिंग कंडक्टर को आप मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दोगी तो इस मैग्नेटिक फील्ड, इस रोटर के ऊपर एक फोर्स प्रोड्यूस होगा जो कि इसको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रोटेट करवाएगा. तो इस तरह से अपना रोटर भी रोटेट करने लग जाएगा. दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ इंडक्शन मोटर. ओके, now next, so the working principle is based on Faraday law and mutual induction. So basically the working principle of induction motor is based on Faraday law, that is change in magnetic flux produces EMF. So the working principle is based on Faraday law and mutual induction. This is the self starting motor. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. जो 3 फेज इंडक्शन मोटर है वो आपकी सेल्फ स्टार्टिंग है, मीन्स आपको एक्स्ट्रा अरेंजमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है. इंडक्शन मोटर, 3 फेज इंडक्शन मोटर में आपने डायरेक्ट सप्लाई दी और आपका जो रोटर है वो रोटेट करने लग जाएगा. अगर आप इसका कंपैरिजन करो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में, तो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में जो अपन नेक्स्ट यूनिट में पढ़ेंगे उसमें क्या होता है कि आप उसको 3 फेज सप्लाई देते हो
उसके बावजूद आपको उसमें कुछ एक्स्ट्रा अरेंजमेंट, कैपेसिटर ऐड करना पड़ेगा या कुछ और एक्स्ट्रा अरेंजमेंट करना पड़ेगा, तभी वो मोटर आपकी स्टार्ट करेगी। ओनली सप्लाई देने से आपकी मोटर स्टार्ट नहीं करेगी। तो जो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है वो सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होती है, जबकि आपकी 3 फेज इंडक्शन मोटर सेल्फ स्टार्टिंग होती है। नाउ द टॉर्क इज डिपेंड अपॉन रिलेटिव वेलोसिटी। अब रोटर के अंदर जो टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा? रिलेटिव वेलोसिटी पे डिपेंड करेगा। रिलेटिव वेलोसिटी कौन सी? एक स्पीड तो है जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड रोटेट हो रहा है, और एक स्पीड है आपकी जिससे रोटर रोटेट हो रहा है। तो इन दोनों की स्पीड में जो चेंज होगा वो है रिलेटिव स्पीड, उसके ऊपर डिपेंड करेगा आपका टॉर्क। At starting period, frequency of rotor EMF and current is same as the supply frequency। यानी कि स्टार्टिंग में क्या है कि आपकी जो रोटर की फ्रिक्वेंसी, रोटर EMF और जो रोटर करंट है, इसकी जो फ्रिक्वेंसी है वो वही होगी जो आपकी सप्लाई फ्रिक्वेंसी है। एट स्टार्टिंग रिलेटिव वेलोसिटी इज़ मैक्सिमम। स्टार्टिंग में आपकी रिलेटिव वेलोसिटी भी मैक्सिमम होगी, उसके बाद में जो आपकी रिलेटिव वेलोसिटी या रिलेटिव स्पीड है वो धीरे धीरे लो होने लग जाएगी। वाई? बिकॉज रोटर आल्सो स्टार्ट रोटेटिंग। तो रोटर भी आपका रोटेट हो रहा है, आपका मैग्नेटिक फील्ड भी रोटेट हो रहा है, तो इनकी जो रिलेटिव स्पीड है वो डिक्रीज़ होगी। इसको आप कैसे समझ सकते हो? सपोज़ यहाँ पे आपके एक फ्रेंड है ए, वो 60 की स्पीड से रोटेट हो रहा है। ये सेकेंड फ्रेंड है, वो 30 की स्पीड से रोटेट, अभी वो 0 की स्पीड पे है। सपोज़ वो अभी स्टेशनरी है, तो अभी ए की स्पीड जब वो देखेगा ए को, तो उसको क्या लगेगा कि ए की स्पीड है 60। ठीक है, यही है, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड रोटेट हो रहा है, अभी रोटर आपका फिक्स है, तो अभी रिलेटिव स्पीड कितनी होगी? 60। सेकेंड पॉइंट, जब ये रोटर भी रोटेट करना स्टार्ट कर देगा सपोज़ 30 की स्पीड से, तो अब आपकी रिलेटिव स्पीड कितनी हो गई? 30। जब वो देखेगा तो उसको लगेगा कि ओके रोटेटिंग फील्ड की स्पीड 60 है। तो व्हेन रोटर स्टार्ट रोटेटिंग देन द रिलेटिव वेलोसिटी decreases. This is the point. Next, स्पीड ऑफ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। जो अपना रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड रोटेट हो रहा है उसकी स्पीड को बोलते हैं अपन सिंक्रोनस स्पीड। ये कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं अपन? NS इक्वल्स टू 120 F/P। यहाँ पे F क्या है? फ्रिक्वेंसी। P क्या है आपका? नंबर ऑफ पोल। तो यहाँ पे आपको वैल्यू पुट करनी है और आपको सिंक्रोनस स्पीड मिल जाएगी। डायरेक्शन ऑफ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। अब अपन को डायरेक्शन चेंज करनी है। सपोज़ आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है। अगर मैं चाहूँ कि मुझे इस डायरेक्शन में रोटेट करवाना है, अभी ये क्लॉकवाइज है, मुझे एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करवाना है, तो क्या करना होगा उसके लिए अपन को? सपोज़ अभी इसकी डायरेक्शन देखो, तो जो अपन सप्लाई देते हैं वो अभी आप उसको दे रहे हो RYB, इस तरह से आप सप्लाई दे रहे हो। तो कोई से भी दो वायर को आपको इंटरचेंज करना है। अभी आपको देना है उसको RBY। जब कोई से भी दो वायर को आप इंटरचेंज कर दोगे तो अभी आपकी जो मशीन इस डायरेक्शन में रोटेट हो रही थी, अब वो इस डायरेक्शन में रोटेट होने लग जाएगी। ठीक है, सो इन दिस वे वी कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। नेक्स्ट है आपका स्लिप। इट इज़ डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन द सिंक्रोनस स्पीड एंड एक्चुअल स्पीड। तो स्लिप क्या होती है आपकी? इट इज़ डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन द सिंक्रोनस स्पीड। ये आपकी सिंक्रोनस स्पीड है और आपकी एक्चुअल स्पीड, यानी कि रोटर आपका इस स्पीड से घूम रहा है, ये आपका फील्ड आपका इस स्पीड से घूम रहा है NS से, आपका जो रोटर है वो आपका N से घूम रहा है। सपोज दिस इज़ 3000, दिस इज़ 2700। ठीक है, तो अब इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा वो होगा आपका स्लिप। तो स्लिप इज़ द डिफरेंस बिटवीन द सिंक्रोनस स्पीड एंड एक्चुअल स्पीड ऑफ द रोटर इज़ नोन एज स्लिप। तो स्लिप S इक्वल्स टू NS माइनस N/NS। परसेंटेज स्लिप निकालनी तो अपन क्या पुट करेंगे? मल्टीप्लाई बाय 100। ओके, नाउ समटाइम वो आपको बोलता है कि कैलकुलेट स्लिप स्पीड। अगर वो कह रहा है स्लिप कैलकुलेट करनी है तो स्लिप इज़ NS माइनस N/NS। स्लिप स्पीड कैलकुलेट करनी है तो NS माइनस N। ओके, नाउ स्लिप वैल्यू वेरीज फ्रॉम 0 to 1। स्लिप की वैल्यू 0 to 1 वेरी करती है इन केस ऑफ मोटर। ओके, नाउ देखते हैं कब स्लिप की वैल्यू मैक्सिमम होती है, कब मिनिमम होती है एंड कब नेगेटिव होती है। तो मैक्सिमम स्लिप मैथमेटिकली अगर अपन देखें तो ये टर्म मैक्सिमम कब होगी? व्हेन दिस n इक्वल्स टू 0 देन दिस स्लिप इक्वल्स टू 1। दिस इज़ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द स्लिप। तो व्हेन n इक्वल्स टू 0, अब n इक्वल्स टू 0 का क्या मतलब है? व्हेन रोटर speed equals to 0, when rotor is not rotating then स्लिप वैल्यू इज़ मैक्सिमम। तो इसको अपन थ्योरिकली ऐसे समझ सकते हैं कि जब आपका रोटर ने रोटेशन स्टार्ट ही नहीं किया है, वो एकदम स्टेशनरी है, उस कंडीशन पे आपकी स्लिप की वैल्यू होगी 1। जैसे ही वो आपका रोटेशन स्टार्ट कर देगा तो धीरे धीरे उस स्लिप की वैल्यू हो जाएगी
डिक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाएगी। मिनिमम स्लिप देखो, यहाँ पे मिनिमम स्लिप कब आएगी, व्हेन n इक्वल्स टू एन एस होगा। तो अब यहाँ पे आप पुट करोगे n इक्वल्स टू एन एस, तो स्लिप हो जाएगी आपकी 0। यानी कि मिनिमम स्पीड अकर्स व्हेन रोटर स्पीड इज इक्वल्स टू सिंक्रोनस स्पीड। तो जब रोटर की स्पीड आपके सिंक्रोनस स्पीड के इक्वल हो जाएगी तो आपकी स्लिप की वैल्यू हो जाएगी 0, डैट इज़ मिनिमम स्पीड। यानी कि जब रोटर स्टेशनरी है तो आपकी स्लिप की वैल्यू है 1। जब रोटर ने धीरे धीरे रोटेट करना स्टार्ट कर दिया तो आपकी स्लिप की वैल्यू डिक्रीज़ होगी। और अगर आपका रोटर सिंक्रोनस स्पीड पे पहुंच गया, इंडक्शन मोटर में कभी ऐसा नहीं होता है, तो आपकी स्लिप की वैल्यू हो जाएगी 0। नेक्स्ट है आपका नेगेटिव स्लिप। नेगेटिव स्लिप इंडक्शन मोटर के केस में कभी नहीं आती है। नेगेटिव स्लिप कब आती है, जब इंडक्शन मोटर एक्ट करती है एज ए इंडक्शन जनरेटर में। तो व्हेन n इज़ मोर देन एन एस, जब n की वैल्यू एन एस से ज़्यादा हो जाती है, आपकी रोटर सिंक्रोनस स्पीड से भी ज़्यादा स्पीड से रोटेट करने लग जाता है, तो दैट टाइम आवर स्लिप वैल्यू इज़ नेगेटिव। ओके, यहाँ पे आप पुट करोगे, सपोज एन एस की वैल्यू है 3000, अगर n की वैल्यू आपकी 3200 हो गई है तो आपकी स्लिप की वैल्यू नेगेटिव आएगी। इन दिस केस मोटर एक्ट एज जनरेटर। नेक्स्ट है कैलकुलेशन ऑफ रोटर स्पीड। ये आपसे बहुत बार क्वेश्चंस में पूछा जाता है कि सपोज देयर वी हैव ए स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर, अगर इसमें वी हैव ए 4 पोल स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर and the value of slip is 0.2. now calculate the rotor speed। तो उसने आपको बता दिया कि आपके पास एक इंडक्शन मोटर है, इसमें 4 पोल्स है, ठीक है, और इसकी स्लिप की वैल्यू है 0.2। तो अब आपको कैलकुलेट करना है रोटर की स्पीड। तो आप क्या फॉर्मूला यूज़ करोगे, ये यहाँ देखो, कैलकुलेशन ऑफ रोटर स्पीड। रोटर स्पीड होती है n, अपन को पता है स्लिप इक्वल्स टू एन एस माइनस एन अपॉन एन एस है। यहाँ से अपन क्या लिख सकते हैं, एन एस डिवाइड बाई एन एस माइनस एन डिवाइड बाई एन एस। नाउ एन एस बाई एन एस 1 माइनस एन बाई एन एस हो गया। अब ये जो पूरी टर्म है इसको उस साइड लेके जाओ और एस को यहाँ लेके जाओ, तो ये क्या बन जाएगा, एन डिवाइड बाई एन एस इक्वल्स टू 1 माइनस एस एंड दिस एन इक्वल्स टू एन एस 1 माइनस एस। ये हो गया आपका फॉर्मूला टू कैलकुलेट द रोटर स्पीड, दैट इज एन इक्वल्स टू एन एस सिंक्रोनस स्पीड एंड 1 माइनस एस। तो सपोज उसने कहा कि वी हैव अ स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर विथ 4 पोल एंड द वैल्यू ऑफ स्लिप इज़ 0.2, देन कैलकुलेट दी रोटर स्पीड। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले सिंक्रोनस स्पीड कैलकुलेट करोगे एन एस। कैसे कैलकुलेट करोगे, अपन को पता है एन एस इक्वल्स टू क्या होता है, 120 एफ अपॉन पी। फ्रिक्वेंसी आपके पास फिक्स है, 50 हर्ट्ज है। पी क्या है, नंबर ऑफ पोल। उसने क्या बोला, वी हैव ए स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर विथ 4 पोल, तो यहाँ पे पी इक्वल्स टू 4 पुट करेंगे, तो यहाँ पे आपके पास एन एस की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे एन एस की वैल्यू आ गई। अब उसने स्लिप की वैल्यू दी है 0.2, तो 1 माइनस 0.2। तो इस तरह से जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास रोटर की स्पीड आ जाएगी। ओके, कैलकुलेशन ऑफ रोटर स्पीड, इस तरह से अपन रोटर की स्पीड कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटर करंट। अब यहाँ देखो, ये आपका रोटेटिंग फील्ड है, ये आपका रोटर है, अभी रोटर स्टार्ट नहीं करा है रोटेशन। तो इस टाइम पर जब सेकंड पॉइंट के अकॉर्डिंग इसमें जो करंट इंड्यूस होगी उसकी फ्रीक्वेंसी होगी एफ, सेम एज द सप्लाई फ्रीक्वेंसी। अब केस सेकंड देखते हैं। अब रोटर ने भी आपका रोटेशन स्टार्ट कर दिया है, तो इस टाइम पे जो करंट इंड्यूस होगी इसकी फ्रीक्वेंसी होगी वो डिफरेंट फ्रीक्वेंसी होगी। वो किस पे डिपेंड करेगी, रिलेटिव स्पीड पे, कि अभी रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड क्या है और आपकी रोटर की स्पीड क्या है, इनके रिलेटिव स्पीड पे डिपेंड करेगी आपकी इस रोटर करंट की फ्रीक्वेंसी। यही अपन ने लिखा है, व्हेन द रोटर इज स्टेशनरी द फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटर करंट, व्हेन द रोटर इज स्टेशनरी the frequency of rotor current is same as the supply frequency। तो अपन ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। सेकेंड केस, when the rotor start revolving द फ्रीक्वेंसी डिपेंड ऑन रिलेटिव स्पीड और स्लिप। अब जब आपके रोटर ने रिवॉल्यूशन स्टार्ट कर दिया है, रोटेशन स्टार्ट कर दिया है, तो अब जो फ्रीक्वेंसी है वो डिपेंड करेगी रिलेटिव स्पीड पे। तो वी कैन रिप्लेस दिस एन एस विथ एन एस माइनस एन। रिलेटिव स्पीड तो यही हुई, क्योंकि एन एस स्पीड से तो आपका एन एस से तो क्या रोटेट हो रहा है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, और एन से क्या रोटेट हो रहा है, रोटर। तो रिलेटिव स्पीड क्या हो गई, एन एस माइनस एन। तो इसकी जगह अपन ने ये पुट कर दिया, तो नई फ्रीक्वेंसी को अपन ने एफ डैश से रिप्लेस कर दिया। तो यहाँ से एफ डैश इक्वल्स टू अपन क्या लिख सकते हैं, एफ डैश इक्वल्स टू यहाँ पे एन एस पी 120। नेक्स्ट
NS/P120। अब यहाँ देखो स्लिप इक्वल्स टू होता है NS माइनस एन डिवाइड बाय NS, तो यहाँ से NS माइनस एन की वैल्यू क्या होगी, S मल्टीप्लाई बाय NS, तो यहाँ पे इसको ही जगह अपन ने लिख दिया S मल्टीप्लाई बाय NS/P120। अब यहाँ देखिए NS/P120 को अपन रिप्लेस कर सकते हैं F से, तो यहाँ पे अपन ने रिप्लेस कर दिया F से। इससे मतलब क्या निकला अपना कि जब तक आपका रोटर स्टेशनरी है उस केस में जो भी करंट होगी उसकी फ्रीक्वेंसी वही होगी जो आपकी सप्लाई फ्रीक्वेंसी है, लेकिन जब आपके रोटर ने रोटेशन स्टार्ट कर दिया तो अब जो करंट है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, SF। ओके, दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। In our next lecture we will studied about the phasor diagram and equivalent circuit of induction motor। तो एक बार आप रीड आउट कर रहे हो, ओके।